हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और आज चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण व्यक्तिगत के सिद्धांत के कार्यान्वयन के बारे में सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्तिगत के सिद्धांत के कार्यान्वयन के बारे में सही है, आपको वो बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है, गौड़ और अधीनस्थ राज्यों से दूसरे समूह का गठन किया गया। व्यक्तिगत का सिद्धांत को राज्य के इन समूह में सबसे ज़्यादा सख्ती से लागू किया गया था। दूसरा कह रहे हैं, डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया था। तीसरा कह रहा है, तीसरे समूह में स्वतंत्र राज्य शामिल थे। उनके शासकों को अपना उत्तराधिकारी स्थापित करने की अनुमति थी, लेकिन केवल कंपनी की पूर्ण सहमति से। चौथा कह रहा है, पहला समूह उन राज्यों से बना था जिन्हें वह ब्रिटिश सरकार के निर्माण का जिम्मेदार मानते थे। उन राज्यों के शासकों को अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो व्यक्तिगत सिद्धांत के कार्यान्वयन के बारे में सही है। फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब। काफ़ी शानदार प्रश्न है और काफ़ी बड़ा आपको क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही शानदार है और आप लोगों को इसका उत्तर देना है क्या है जो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत लाल डलहौजी के द्वारा लाया गया था और इसके तहत जो आपके हिंदू भारतीय राज्य थे इनको उत्तराधिकारी संबंधी प्रश्नों से संबंधित था, यानी कि वो अपने दत्तक पुत्र को एक तरीके से ये गोद नहीं ले सकते अगर वाजिब संतान नहीं है तो। और इसके बारे में जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डलहौजी ने भारतीय राज्यों का 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकरण किया था। और ये वर्गीकरण आप लोगों को मैं पढ़ाई हूँ कि पहले में क्या बात थी, दूसरे में क्या थी और तीसरे में क्या थी। तो इन्होंने 3 अलग अलग समूह में बांटा था। एक वो जो दत्तक ना होने के कारण या आश्रित राज्य अथवा उत्तराधिकारी का अभाव है में वर्गीकृत किया गया था, यानी कि 2 तरह का। एक तो वे जो दत्तक ना होने के कारण विलय किए जा रहे थे, दूसरा आश्रित राज्य थे जो अंग्रेजों के ऊपर आश्रित थे, तीसरा जो कि उत्तराधिकारी जिनके पास थे ही नहीं। यानी कि 3 तरह के लोग थे। एक तो जो दत्तक पुत्र ना होने के कारण यानी कि उनके पास दत्तक भी नहीं है, और एक जो अंग्रेजों के ऊपर आश्रित हैं, और तीसरा जो थे यानी कि उनके पास उत्तराधिकारी ही नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने 3 भागों में बांटा था। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार है, पड़ा हुआ है, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सही है। पहला कह रहा है, पंजाब यानी कि यह जो है पंजाब के बड़े हिस्से संयुक्त प्रांत के अधिकांश भाग में पेश किया गया था। क्या यह पंजाब के बड़े हिस्से और संयुक्त प्रांत के अधिकांश भागों में पेश किया गया था। दूसरा कह रहा, भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबंधित थी जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी का ढांचा कहा जाता था। तीसरा कह रहा, राजस्व का भुगतान करना ग्राम समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तीसरा और चौथा कह रहा है कि पहला दूसरा सही है, और आपका पांचवा कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। आपको बताना है महलवाड़ी के बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हैं, और ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है और मैंने इसके बारे में आप लोगों को इकोनॉमी में बहुत अच्छे से बताया था। तो आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा बच्चा लोग। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहला दूसरा सही है। महलवाड़ी पद्धति के अनुसार जो भूमि कर की इकाई कृषक या खेत नहीं होते थे बल्कि गांव या महल होता था, और समस्त भूमि का जो कर होता था उसको इकट्ठा करके मुखिया को दे दिया जाता था, और उससे वो जो है अंग्रेजों के पास पहुंचा दिया करते थे। और यहाँ पे आप देखेंगे जो लोग हैं वो सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। जो उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व था वो भी बना रहता था। ऐसा नहीं कि उनका कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। अगर व्यक्तिगत दायित्व से पूरी तरह मुक्त हो जाते तब तो जिम्मेदारी ही नहीं रहती। तो उनका व्यक्तिगत दायित्व भी होता था। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्तिगत दायित्व से बिल्कुल मतलब जो है फ्री थे। तो ये कह रहा है कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होती थी, तो ऐसा नहीं है। सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से मुखिया के प्रति जिम्मेदार होना पड़ता था, तभी तो मुखिया सारे टैक्स को सही समय पे कलेक्ट करके अंग्रेजों को दे पाता। अगर लोग जिम्मेदारी नहीं लेते तो सही समय पे सही जो क्वांटिटी है वो अंग्रेजों को मुखिया कैसे दे पाता। तो निश्चित ही उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी थी। हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से जमा नहीं करते थे, लेकिन जिम्मेदारी तो थी ही। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से किसे अस्थाई बंदोबस्त का जनक कहा जाता है? इसमें से कौन है जो अस्थाई बंदोबस्त के जनक हैं? आपको बताना है उनका नाम। आपके सामने है ऑप्शन, फटाफट दीजिएगा जवाब। और ये आपके लिए थोड़ा सा शानदार प्रश्न है, देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आप सभी को ये चीज़ें जानना चाहिए कि जो आपके सर फिलिप फ्रांसिस हैं, ये बंगाल में फोर्ट विलियम के गवर्नर थे और इन्होंने काउंसिल के 4 सदस्यों में एक भी थे, जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के 4 सदस्य थे उसमें से एक थे। ये भी आपको जानना चाहिए कि जो कार्नवालिस हैं उन्होंने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था, लेकिन उसके जो जनक हैं वो आपके फिलिप फ्रांसिस थे। फिलिप फ्रांसिस इसके जनक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने का जो परिवर्तन करने का जो काम किया है वो किया है कार्नवालिस ने, लेकिन ये जो मस्तिष्क के किसकी उपज थी, तो फिलिप फ्रांसिस के मस्तिष्क की उपज थी। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन सोर ने किया था? कौन सी व्यवस्था का विरोध सर जॉन सोर ने किया था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। पहला कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा कह रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा कह रहा है महलवाड़ी और चौथा कह रहा है जमींदारी। आपको बताना है किसका विरोध जॉन सोर ने किया था। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। आप सभी को मैंने बताया था कि जो आपके कार्नवालिस हैं इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त 1990 में 10 वर्षीय कर दिया था। फिर उन्होंने उसको 93 में अस्थाई कर दिया था, यानी कि अस्थाई रूप से ये लागू कर दिया था। लेकिन इनके इस व्यवस्था का विरोध किसने किया था? इसका विरोध किया था आपके सर जॉन सोर ने। किसका विरोध किया? अस्थाई बंदोबस्त का। क्यों किया है? क्योंकि सर जॉन सोर का जो विचार था, उनके कहने का मतलब था कि ये आपका 10 वर्षीय रहे, ठीक है, अस्थाई नहीं करना चाहिए, इसलिए ये क्या हो गया, सही नहीं है। और जो आपके जेम्स ग्रांट हैं, इन्होंने भी विरोध किया था। सर जॉन सोर और जेम्स ग्रांट दोनों लोगों ने अस्थाई बंदोबस्त का विरोध किया था। ग्रांट ने इसलिए विरोध किया था कि उनका कहना था कि जो पावर है वो ज़्यादातर आ जाएगा जमींदारों के पास, और जो कृषक हैं वो पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे और उनका शोषण होगा। तो ये दोनों लोगों ने इनका विरोध किया है, सोर ने भी और ग्रांट ने भी। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त का विरोध किया था जो कार्नवालिस ने लागू किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपने सबसे अधिक जो है ऊंचे निवेश किए थे? यानी कि सबसे ज़्यादा निवेश अंग्रेजों ने किस क्षेत्र में किया? चाय, कहवा, नील के क्षेत्र में, जूट के मिल में, कपड़ा उद्योग में, या रेलवे, बैंकिंग और बीमा और शिपिंग में? फटाफट उत्तर देंगे, किस में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने अपने पैसे लगाए थे, निवेश किए थे? याद रखेंगे बच्चा लोग, सभी को पता है कि रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा और शिपिंग यानी कि हवाई जो आपके जल मार्ग वाले जहाज होते हैं, इन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा निवेश किया था। डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? यानी कि डलहौजी के पहले भी कुछ राज्यों पर विलय के सिद्धांत को लागू किया गया था। आपको उनका नाम बताना है। पहला कह रहा है मांडवी, दूसरा कह रहा है कोलाबा और जालौर, तीसरा कह रहा है सूरत और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। इसमें से कौन से हैं जिन पर डलहौजी के पहले ही विभगत का सिद्धांत लागू कर दिया गया था? तो याद रखेंगे ये सारे पहले ही हड़प लिए गए थे डलहौजी के टाइम पीरियड के पहले ही। नील विद्रोह में कौन सा जुड़ा है? नील विद्रोह से कौन जुड़ा हुआ था? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, दोनों या कोई नहीं? आप सभी को पता होगा नील विद्रोह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैंने आपको बताया था 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था, जो कि नील जो मकान मालिक थे इन्हीं के खिलाफ किया गया था। और इसमें जो जुड़े हुए थे वो आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों लोग थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जब लागू कर दिया गया तो इसके क्या परिणाम सामने आए थे, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन, दूसरा कह रहा है जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, तीसरा कह रहा है अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, और चौथा कह रहा है भूमि हस्तांतरण रुका। इसमें से कौन सा आउटपुट देखने को मिला जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हो गया? और ये बिल्कुल कॉमन सेंस का है और सभी बच्चे इसका उत्तर दे सकते हैं। निश्चित ही आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को हमेशा के लिए एक राजभक्त मिल गए जमींदारों के रूप में। जमींदार हमेशा अंग्रेजों के राजभक्त बने रहे, उनका सपोर्ट किए। कहीं ना कहीं इनकी वजह से 1857 की क्रांति भी विफल रही। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हो गया था। अगला है, हथकरघा उन्नयन क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में
ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा एम.एन. जोशी, तीसरा दादा भाई नौरोजी और चौथा है कवासजी नाना भाई दाभोकर। फटाफट उत्तर देंगे क्या है जो सही हो जाएगा। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना 1925 में हुई थी और इसकी स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। उद्देश्य क्या था? गांव में हथकरघा उद्योगों को पुनर्जीवित करना। गांव के जो हथकरघा उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए 1985 में महात्मा गांधी ने हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाई, इसका उद्देश्य किसका विकास करना था? आपको बताना है कि गांधी जी ने ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके विकास के लिए बनाया गया था? पहला कह रहा है कुटीर उद्योग, दूसरा कह रहा है हथकरघा उद्योग, तीसरा कह रहा है लघु उद्योग और चौथा कह रहा है बृहद उद्योग। फटाफट देंगे जवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो महात्मा गांधी किसके लिए जुड़े हुए थे? तो वो किसकी बात करते थे? कुटीर उद्योग की बात करते थे। कुटीर उद्योग के विकास के लिए ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाई थी महात्मा गांधी ने और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हथकरघा उन्नयन के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन और आपके कुटीर उद्योग के लिए ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये दोनों महात्मा गांधी ने बनाई थी। अगला देखिए, किसने हेस्टिंग को चूहा और न्योला, एक झूठा, बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया था? आपको बताना है ये अच्छे अच्छे शब्द हेस्टिंग के लिए किसने इस्तेमाल किए हैं। बर्क हैं, जानसोर हैं, विलियम बेंटिक हैं या कोई नहीं? फटाफट जवाब देंगे, काफ़ी शानदार प्रश्न है, याद रखेंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये वर्क महोदय कह रहे हैं। वर्क महोदय ने कहा कि हेस्टिंग चूहा और न्योला है, एक झूठा, बैलों का ठेकेदार है, अन्याय का मुखिया है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और जानसोर। फटाफट देंगे जवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है, याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में 5 वर्ष के लिए बंदोबस्त लागू किया था। इन्होंने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था। कॉर्नवालिस ने 10 वर्ष का लागू किया था, लेकिन 3 साल बाद उन्होंने इसको हटा के अस्थायी बंदोबस्त में कन्वर्ट कर दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पंचवर्षीय बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया था। आगे आगे देखिए, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई थी? भारत में पहला औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई है? पहला कह रहा है 1874 मुंबई टेक्सटाइल मिल में, दूसरा कह रहा है 1815 ऊनी कपड़ा मिल में, तीसरा कह रहा है 1905 ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपके सामने है ऑप्शंस और आपको देना है जवाब। आपको बताना है भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई थी। तो याद रखेंगे, भारत में प्रथम या सर्वप्रथम जो हड़ताल हुई थी वो मुंबई के टेक्सटाइल मिल में 1874 में हुई थी। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, चलो दूसरा कारखाना कानून स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था, ये कब लागू हुआ था? दूसरा कारखाना कानून स्त्रियों की स्थिति से संबंधित था, ये याद रखिएगा। स्थिति किसकी है? स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए लाया गया है। और एक कब आया है? 1891, 1881, 1871 या 1861। और आप सभी को पता है, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि आपका दूसरा कारखाना अधिनियम वो आया था 1891 में और ये महिलाओं की जो स्थिति थी कारखानों में उसमें सुधार से संबंधित था कि उनसे कितने घंटे का काम लिया जाना चाहिए, उनसे कैसा काम लिया जाना चाहिए, उनको थोड़ी छुट्टी भी मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर के आया था। अगला देखिए, प्रथम कारखाना कानून जो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में लागू हुआ था, यह किससे संबंधित था? पहला कह रहा बाल मजदूर से, दूसरा स्त्री मजदूर से, तीसरा वयस्क पुरुष मजदूर से और चौथा कह रहा दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों को क्षतिपूर्ति से। बताएंगे बच्चा लोग, शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्योंकि आयोग ने इसको पूछा हुआ है। 1881 का प्रथम फैक्ट्री कानून जो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में आया है, ये भी याद रखिएगा। रिपन का टाइम कब आया ये भी याद रखिएगा। और किससे संबंधित है? बाल मजदूरों से, कि कितने कम उम्र के बच्चे इसमें मजदूरी कर सकते हैं, कितने घंटे उनसे काम लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें तय की गई थी पहले कानून के द्वारा और दूसरे भी महिलाओं के लिए किया गया है। दोनों बातें याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कब आया है, गवर्नर जनरल कौन है और उद्देश्य क्या है और कौन से नंबर का है, ये सारी बातें आयोग
आपके द्वारा बार बार पूछी हुई हैं। अगला देखिए, सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से लिखित में किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? आपको बताना है सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? पहला कह रहा है महात्मा गांधी, दूसरा मदन मोहन मालवीय, तीसरा आशुतोष मुखर्जी और चौथा है अली इमाम। कौन हो जाएंगे? फटाफट देंगे जवाब। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो है आपके मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने ही ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी, इसकी स्थापना किसने की थी? आपको बताना है बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की, एक होना चाहिए था, एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी, इसके संस्थापक कौन हैं? बनर्जी हैं, NM लोखंडे हैं, MM जोशी हैं या MN राय हैं? आपको बताना है क्या है जो सही हो जाएगा आपका। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी और इसके संस्थापक थे NM लोखंडे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, NM लोखंडे, और इसकी स्थापना 1890 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1890 में NM लोखंडे ने पहला ट्रेड यूनियन स्थापित किया था और ये आपका मजदूर वर्ग जो है इसको संगठित करने के लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्हें, मतलब उनको जो शोषण होता है उससे बचाने के लिए किया गया था। व्हाइटले कमीशन किससे संबंधित था? व्हाइटले कमीशन किससे संबंधित था? पहला है श्रम से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है लोक स्वास्थ्य से और चौथा है सिविल सेवा की मान्यता से। आपको बताना है व्हाइटले कमीशन किससे संबंधित था। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका व्हाइटले कमीशन। आपका जो व्हाइटले कमीशन है ये संबंधित है आपके श्रम से। जॉन हेनरी व्हाइटले के नेतृत्व में एक श्रम आयोग की नियुक्ति की गई थी जो श्रमिकों और उनकी समस्याओं का पता लगाने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए नियुक्त किया गया था। श्रमिकों की समस्याओं का पता लगाना था और उसमें सुधार करना था व्हाइटले को। तो याद रखिएगा व्हाइटले कमीशन श्रम से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे था? बिहार, अवध, उत्तर पश्चिम या मराठा क्षेत्र? बताएंगे बच्चा लोग, तालुकदारी व्यवस्था का संबंध कौन से क्षेत्र से था? और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो अवध क्षेत्र है इसी से संबंधित था आपका तालुकदारी, और तालुकदारी को ही महालवाड़ी भी कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। तालुकदारी कहिए या महालवाड़ी कहिए, ये व्यवस्था आपके यूपी के बड़े क्षेत्र में लागू था और इसी से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है आपका, तालुकदारी व्यवस्था आपके उत्तर प्रदेश के अवध से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, कह रहा है कि कंपनी करने वाले कौन से, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए था KM पडिक्कर के हिसाब से, KM पडिक्कर ने, KM पडिक्कर, KM पडिक्कर के अनुसार कौन सा काल डाकू राज्य कहा गया है? KM पडिक्कर ने कौन से टाइम पीरियड को डाकू राज्य कहा है? पहला करा 1865 से 72 तक। अच्छा यहाँ पे 18 नहीं होना चाहिए था, 17 होना चाहिए था। 1765 से 72, 1775 से 80, ये सारे 1700 कर लीजिएगा। 1772 से 65 से 72, 1775 से 1780, 1775 से 1784 या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है KM पनिक्कर ने कौन से टाइम पीरियड को या कौन से काल को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। आपके लिए शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, याद रखिएगा। जो द्वैध शासन का पीरियड था, जब क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि कर ली, उसके बाद जो बंगाल का लूट हुआ था उसी को कहा गया था आपका डाकुओं का राज्य। 1765 से 1772 के बीच का जो टाइम पीरियड था, बहुत बुरी तरह बंगाल को लूटा गया था। जितने भी लोग आते थे वो सारे लोग यहाँ से धनवान होकर इंग्लैंड जाते थे, उनको नवीन नवाब कहा जाता था। तो ये टाइम पीरियड 1765 से 72 का है। KM पडिक्कर महोदय ने इसको डाकुओं का राज्य कहा था।
भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ? भारत में इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन 1912, 1913, 1920 और 1915। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो आपका जो सही है यहाँ पे ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हालांकि जे.एन. टाटा ने 1907 में ही तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में टेस्को स्थापित कर दिया गया था। तो एक क्वेश्चन आता है, टेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में टेस्को स्थापित हो गया था जमशेदपुर बिहार में। इसमें पिग आयरन का 1911 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ था और आगे चल के इस्पात का उत्पादन 1912 में शुरू हुआ था। तो इस्पात का उत्पादन कब से शुरू हुआ है? तो 1912 से। पिग आयरन अगर कहे यानी कि वो आयरन जो बहुत अच्छा नहीं होता, तो 1911 में। और इस्पात का उत्पादन 1912 में। और इस जो ये कारखाना है ये लगाया कब गया था? तो 1907 में। जे.एन. टाटा ने 1907 में जमशेदपुर में टेस्को की स्थापना की थी, जिसने पिग आयरन का उत्पादन 1911 में शुरू किया। और स्टील जिसको कहते हैं, इस्पात जो शुद्ध और मजबूत होता है, इसका उत्पादन 1912 में शुरू हुआ था। ये तीनों बातें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला कहना है, अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निकासी के विचार को किसने व्याख्या किया? धन निकासी के सिद्धांत का किसने व्याख्या किया कि जो अंग्रेज हैं वो भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं, धन को लेके जा रहे हैं बाहर, इस बात का सबसे पहले किसने उल्लेख किया? और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है। पहला कह रहा है राम मोहन राय, दूसरा कह रहा है राणा डे, तीसरा कह रहा है आपका नौरोजी और चौथा कह रहा है सैयद अहमद खान। तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है इसका उत्तर जो आपका सही है वो है आपका दादा भाई नौरोजी। धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसको थ्योरी कहते हैं, या अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या पॉवर्टी इन इंडिया, ये सारी चीज़ें किसने लिखी हैं? सब दादा भाई नौरोजी का है, जो धन के बहिर्गमन से संबंधित है। कह रहा बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे। वो दस्तकार कौन से हैं जिन पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? जुलाहे थे, सुनार थे, कुम्हार थे, या आपके दस्तकार थे? आपको बताना इसमें से कौन हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे दस्तकार ना होकर के बढ़ई होना चाहिए था, बढ़ई। तो बताएंगे कौन हो जाएंगे जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार किया है। तो याद रखिएगा, पहले के टाइम पीरियड में जो जुलाहे होते थे, जो हस्तशिल्प का काम करते थे, इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो क्या हो जाएंगे? आपके जुलाहा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जुलाहा। अगला देखिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है जिसके माध्यम से उन्होंने भारत से धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया? शानदार प्रश्न है, आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है जिसके माध्यम से उन्होंने भारत के धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, राणा डे, या आर.सी. मजूमदार? कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, आर.सी. दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। हॉलैंड समिति का संबंध किससे है? हॉलैंड समिति किससे संबंधित है? पहला कह रहा है उद्योग, दूसरा शिक्षा, तीसरा रेलवे और चौथा है बैंकिंग। फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग। हॉलैंड समिति का संबंध किससे, सिफारिश से संबंधित है? तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उद्योग से संबंधित है हॉलैंड समिति। हॉलैंड समिति उद्योगों से संबंधित सिफारिश लेकर आई थी। अगला कह रहा है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कब स्थापित हुई? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कब स्थापित हुई है? आपके सामने ऑप्शन 1929, 1930, 1931 या 1932 में क्या है जो सही हो जाएगा बच्चा लोग? याद रखेंगे, जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना 1929 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया था? 1835, 1838, 1836 या 1837 में? बताएंगे बच्चा लोग, भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया था? आपके सामने ऑप्शन और आपको देना है जवाब। चलिए दीजिएगा फटाफट उत्तर। याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। भारत में पहला चाय बागान असम में 1835 में लगाया गया था। 1835 में लगाया गया था और भारत में उत्पादित चाय 1838 में लंदन में बेची गई थी। भारत में जो चाय उत्पादित हुआ था वो 1838 में लंदन में बेची गई थी, लेकिन पहला कहाँ पे लगाया गया? असम में 1835 में। याद रखिएगा, पीसीएस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही।
उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत अच्छा कमांड अब हिस्ट्री पे हो गया होगा। हमने बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिसेस कर लिए हैं, बहुत अच्छी नॉलेज आपको यहाँ से मिल सकती है टॉपिक वाइज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।